इजराइल ने गाजा में जमीनी लड़ाई भी शुरू कर दी है। माना तो ये जा रहा है कि गाजा पर कब्जे की ये आखिरी लड़ाई है। आखिर क्या है इजराइल का प्लान? नेतन्याहू पूरी दुनिया के विरोध के बाद भी आखिर पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं और क्या ट्रंप गाजा पर कब्जे में अपना हिस्सा मांगेंगे? जानने की कोशिश करेंगे आज के शो न्यूज मेकर में। आयरन बीम है। इजराइल का दावा है कि इसमें से निकलने वाली शक्तिशाली लेजर किरणें मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन सभी को हवा में ही तबाह कर सकती है। गाजा में इधर उधर भागते बदहवास लोग, और गाजा सिटी की बची खुची इमारतों पर गिरते बम। इजराइल ने गाजा सिटी के अंदर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। ये अब तक के हुए हमलों से कितना अलग है, कितना तेज है और आखिर इसका असर क्या होगा, ये समझना जरूरी है। ग्राउंड ऑफेंसिव का मतलब है जमीन से हमला। अब तक इजराइल गाजा सिटी पर हवाई हमले कर रहा था, जिनमें ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल सबसे अहम थे। लेकिन अब गाजा सिटी में इजराइल के टैंक और दूसरे वाहन गाजा में अटैक और तेज कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास के लिए गाजा शहर आखिरी गढ़ है। अगर गाजा का किला गिर गया तो हमास भी खत्म हो जाएगा। जबकि गाजा में मौजूद हमास अधिकारियों का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजरायली हमलों में अब तक 65,000 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन ये दोनों पक्ष मानते हैं कि ये पूरे युद्ध का सबसे अहम मोड़ है। गाजा सिटी में रहने वालों का कहना है कि इजराइल ऐसी रिहायशी इमारतों पर हमले कर रहा है जिसमें लोग मौजूद हैं। बचे खुचे अस्पतालों में बेड्स नहीं रह गए हैं, तो मरीज फर्श पर ही पड़े हैं। घायलों में हर उम्र के लोग हैं। गाजा शहर से बाहर जाने वालों की लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं, जिसे जो मिल रहा है समेट सकता है, रख सकता है, साथ लेकर इस बारूदी बरसात से दूर जाना चाहता है। इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने 8 अगस्त को गाजा सिटी पर मिलिट्री कंट्रोल का प्लान मंजूर कर दिया ताकि यहां रहने वालों को दक्षिण की ओर खदेड़ा जा सके। इजराइल का दावा है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि हमास के ठिकानों पर कब्जा किया जा सके। और इसी प्लान का पहला फेज फिलहाल जारी है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इसके बाद इजराइल इलाके का नियंत्रण किसी अरब एजेंसी या थर्ड पार्टी को दे सकता है। इसी प्लान को लागू करने के लिए इजराइल की मिसाइल, टैंक और गोलियां गाजा में रहने वालों को निशाना बना रही हैं। इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया था जब 3 साल पहले और बंधक बनाए थे, उसी वक्त से इजराइल ने प्रण कर लिया था कि वो हमास को ख़त्म करके रहेगा। चूँकि हमास गाजा शहर में स्थित है, इसलिए उस पूरी गाजा पट्टी को हमास से खाली कराने के नाम पर उसको तहस नहस किया जा रहा है। यूएन के ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने 20 अगस्त को गाजा सिटी में मानव निर्मित भूखमरी का ऐलान कर दिया। यानी कुदरत नहीं, कोई आपदा नहीं, इंसान ने इस भूखमरी को गाजा शहर के करीब 20 लाख लोगों पर थोप दिया है। इस भूखमरी का मतलब क्या है और दुनिया क्यों हाथ बांधे इसे देख रही है, ये जानने से पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। ये दक्षिण गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर इजराइल का हमला है। इस हमले में हेल्थ वर्कर्स, इमरजेंसी रिस्पांस के लोग और 5 पत्रकार मारे गए। लेकिन इससे खतरनाक बात यह है कि इसे इजराइल का डबल टैप अटैक बताया गया। यानी पहला हमला करके लोगों को बाहर बुलाया गया और उसके बाद दूसरा हमला किया गया ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। दुनिया जबरदस्ती पैदा की गई इस भुखमरी को
हाथ बांधे देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विरोध के बावजूद भी नेतन्याहू ने अपना ग्राउंड ऑफेंसिव लगातार जारी रखा हुआ है। अब नेतन्याहू मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे मिडिल ईस्ट की राजनीति भी पूरी तरह से बदल जाएगी? क्या फिलिस्तीन, इजराइल और हमास के बीच अब भी मिडिल ईस्ट के दूसरे देश वेट एंड वॉच की नीति अपनाते रहेंगे? और क्या अभी इस पूरी कहानी में बड़ा मोड़ आना बाकी है? इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका के दोस्त कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के इस हमले ने असल में उस कोशिश को तेज कर दिया है जिसके बारे में पहले बातें तो होती थी, लेकिन कोई ठोस कदम नजर नहीं आते थे। अरब इस्लामिक मुल्कों का नेटो की तर्ज पर एक सैन्य संगठन बनाना। 9 सितंबर को दोहा में हमास नेताओं पर हुए हमलों के बाद 15 सितंबर को अरब और इस्लामिक देशों की बैठक हुई, जिसमें यूएई, बहरीन, जॉर्डन, पाकिस्तान, मोरक्को के साथ तुर्की भी शामिल हुआ। आमतौर पर अमेरिका के पुराने और पक्के दोस्त के तौर पर दिखने वाला कतर काफी नाराज भी नजर आया। कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने भी गाजा का मुद्दा उठाया और कहा कि नेगोशिएशन करने वालों को मारना बातचीत बेकार करने की कोशिश है। इराक के प्रधानमंत्री शिया अल सुदानी ने भी इजराइल के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों को एक साझा सिक्योरिटी फोर्स बनाने की अपील की। सवाल उठा कि क्या इजराइल की कोशिश कतर तक ही सीमित रहेगी? इनके बीच में आपस में अभी एकता नहीं हो पाई है, इतने साल हो गए हैं, तो फिर ये उम्मीद करना व्यर्थ है कि उनके बीच में एक नाटो जैसा संगठन बनेगा, क्योंकि नाटो देखिए एक सैनिक संगठन है और इन देशों के पास किसी के पास इतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति नहीं है कि नाटो के विकल्प के रूप में उभर सके। अरब मुस्लिम नेटो का आइडिया नया नहीं है। 2015 में मिस्र ने यमन और लीबिया में हो रही उथल पुथल को देखते हुए अरब देशों की एक साझा मिलिट्री फोर्स बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन इसका मुखिया कौन होगा और इसे फंड कैसे किया जाएगा, ऐसे ही कई सवालों की वजह से आइडिया आगे नहीं बढ़ पाया। उसी साल सऊदी अरब ने आतंकवाद के खिलाफ 34 इस्लामिक देशों के साझा मिलिट्री कोalition का ऐलान किया, जिसे मुस्लिम नेटो कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने इस मुस्लिम नेटो को समर्थन भी दिया था। गाज़ा में इतना नरसंहार हुआ, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश ने ये तक जहमत नहीं उठाई कि वहाँ के विस्थापितों को अपने यहाँ जगह दे दें, शरण दे दें। जब यहाँ तक नहीं कर सकते तो खाली जवानी जमा खर्च करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। संयुक्त सैन्य कमान का विचार जितना अच्छा दिखता है, असल में ये उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। नाटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल सैन्य संगठन रहा, लेकिन इसमें भी एक दरार दिखती है और वो दरार तुर्की की वजह से भी है, जो नाटो में रहने के बावजूद रूस से ज़्यादा करीब नजर आता है। नेटो का रिश्ता उलझा हुआ है और इसे एर्दोआन और भी उलझा रहे हैं। तुर्की नेटो का हिस्सा है, लेकिन कुछ वक्त से रूस और चीन के ज्यादा करीब नजर आता है। एर्दोआन अरब मुल्कों से भी टकराव में रहते हैं। तुर्की और अरब मुल्क दोनों अमेरिका के साथी हुआ करते थे, लेकिन अब लग रहा है कि दोनों ही नए रिश्तों की तलाश में आगे बढ़ चुके हैं। एक के बाद एक इजराइल नए फ्रंट पर नए नए टकराव तलाश रहा है। सवाल उठता है कि क्या इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर झेल सकता है? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं, लेकिन बहुत कुछ इजराइल की रणनीतिक तैयारी, तकनीकी बढ़त और राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करता है। आइए इसको समझते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से घिरा है, लेकिन फिर भी एक साथ 4 मोर्चे पर लड़ने की हिम्मत रखता है। सवाल है, क्या वाकई वो इतने मोर्चों को संभाल सकता है? लेकिन अब देखें इजराइल के पास क्या है। पहला, आयरन डोम से लेकर एरो 3 तक
मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के लिए, डेविड स्लिंग मिड रेंज, एरो 2 and 3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स। इसी में अब वही लेजर हथियार जुड़ गए हैं जो हमने शुरू में आपको दिखाया। दूसरा, डिजिटल डिफेंस और खुफिया ताकत। मोसाद और यूनिट 8200 जैसे खुफिया तंत्र दुश्मन की प्लानिंग को वॉर से पहले ही पढ़ लेते हैं। इसी वजह से इजराइल अक्सर पहला वार खुद करता है। ईरान के जनरल घर में मारे जाते हैं। हमास के नेता न सिर्फ गाजा बल्कि कतर में भी सटीक निशाने का शिकार होते हैं, क्योंकि इजराइल सिर्फ सरहद नहीं, सोच के अंदर भी घुस चुका है। तीसरा, एयरफोर्स। एक साथ कई थिएटर में हमले की क्षमता, F-35, F-16 और ड्रोन स्क्वाड्रन्स। इजराइल की एयरफोर्स इतनी तेज और सटीक है कि एक ही दिन में गाजा पर बम गिरा सकती है, लेबनान में टारगेट मार सकती है और सीरिया या ईरान के भीतर तक घुस सकती है। एक ही वक्त में यमन और गाजा दोनों में ऑपरेशन कर सकती है। वेस्ट बैंक को करीब करीब इजराइल ने फतेह कर लिया है। वेस्ट बैंक से उसके कोई प्रॉब्लम नहीं। समस्या उनकी गाजा पट्टी से होती थी, जहां अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, और उसी की वजह से पिछले 3-4 युद्ध इजराइल को लड़ने पड़े। तो अब इजराइल गाजा पट्टी ख़त्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इजराइल कुछ ऐसा करेगा फिलहाल निकट भविष्य। इस बयान के बाद निगाहें ट्रंप की तरफ भी उठ रही हैं। ये उनकी खामोशी में रजामंदी देखी जा रही है। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले को अपने वजूद पर हुए हमले की तरह देखा और उस पर अमल किया, लेकिन लड़ाई सिर्फ इजराइल और हमास से बढ़कर गाजा में रह रहे उन बेकसूर लोगों की भी हो गई, जिनका हमास और उसकी आतंकी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं था। हमास के आतंकी नेटवर्क और उसकी लीडरशिप का खात्मा इजराइल लगातार कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में गाजा शहर के अंदर की तस्वीरों से माहौल इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ भी बना है। गाजा का आखिर क्या होगा? क्या ये ठीक उसी तरह से समतल हो जाएगा जैसा इजराइल दावा कर रहा था? क्या डोनाल्ड ट्रंप का इस इलाके में मिडिल ईस्ट रिवेरा बनाने का सपना पूरा हो जाएगा? क्या फिलिस्तीन और इजराइल 2 स्टेट फॉर्मूले के तहत शांति से रह सकेंगे? और आखिर मुस्लिम देश खामोश क्यों हैं? इन सब सवालों के पीछे एक और बड़ा सवाल है, और वो ये कि क्या गाजा और इजराइल का संघर्ष मिडिल ईस्ट का आखिरी संघर्ष है?